मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आप सभी के सामने हूँ। मैंने पहले जो पिछले एपिसोड में बात की थी कि भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ बातें हम लोग करेंगे लगातार, तो आज भी उसी सिलसिले में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज का मेरा मुख्य मुद्दा है कि नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक अंत कब। यह एक काफ़ी दिनों से सभी भारतीयों को प्रभावित करता रहा है। यह परिवार सभी लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं हर प्रकार से सब नियंत्रित करते रहा है। तो ये एक मुद्दा है और यह भ्रष्टाचार इस परिवार ने पूरी व्यवस्था को, भारत की पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार में झोंका है। और आज उसकी स्थिति है कि एक प्रकार से व्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पर खड़ी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि दो उदाहरण समझ सकते हैं। एक तो है कि किसान आंदोलन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, इसके बावजूद ये आंदोलन अपने उसी राह पर है और कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये साफ साफ पता चलता है कि इनका एजेंडा क्या है और ये चाहते क्या हैं। और दूसरी बात यह है कि त्रिपुरा में जो हिंसा हुई या वहाँ पर कितनी हिंसा हुई, कितना वहाँ क्या हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके आड़ में, इसके पीछे इन लोगों की करतूत सामने आ रही है कि ये महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं जुमे की नमाज के दिन, और पहले से ही प्री प्लान होता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है नमाज के बाद। चूँकि वहाँ एक अच्छी खासी भीड़ 10-20-50 हज़ार लोगों की हो जाती है नमाज के समय, तो ये लोग सोचा कि चलो हम लोग त्रिपुरा के बहाने अब महाराष्ट्र को जलाते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी रहे। एक प्रकार से बहुत बड़ी दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा दंगा होने से बचा। दिल्ली दंगा भी काफ़ी सुनियोजित था और उसका परिणाम बहुत ज़्यादा लोगों को जान माल की क्षति के साथ भुगतना पड़ा देश को। तो वही स्थिति महाराष्ट्र में थी। सभी लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद सड़कों पर निकल पड़े नमाज के बाद, और वो जो भी हाथ में आया, जो भी दुकान सामने आया उसे तोड़ा, और उसके बाद जो भी लोग सामने आए उनको पीटा गया। तो इस प्रकार से एक ये संदेश देना कि हमको जो मन में आएगा सो हम करेंगे। तो ये तो अफगानिस्तान के तालिबान भी यही करता है। तालिबान के लड़ाके वहाँ तो ना कोई कोर्ट है, ना कचहरी है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई डिपार्टमेंट, कोई मशीनरी काम करती है, ना पुलिस है, ना सेना है। जो है सो तालिबान के लड़ाके हैं। और वे अपने जो आतंकवादी सोच के साथ वे शासन में आए हैं, आतंकवादी हैं, पूरी तरह से आतंकवादी हैं वे। उन्हें कहीं से भी आप दूसरी तरह से राजनीतिक दल या किसी भी प्रकार का व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले लोग तो हैं नहीं। उनका तो एक ही मात्र एजेंडा है कि बस इस्लाम के साथ आगे बढ़ो, इस्लामीकरण करो, और जो इस्लाम को नहीं मानता उसके साथ माने उसको ख़त्म करो। तो उसके लड़ाके सड़क पर, चौराहे पर खड़े होते हैं और उनको मन करता है कि 10-20 लोग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और 10 लोग आगे जा रहे हैं, तो अगर उसको मन करता है कि हम 10 लोगों को आज मार दें, तो उसको गोली मार देता है और उससे पूछने वाला उसके बाद कोई नहीं है। वो तो वही हाल यहाँ इस देश में शुरू हो गया है कि त्रिपुरा में हुआ तो महाराष्ट्र में हमको या देश के किसी दूसरे हिस्से में हम करेंगे। हमसे कौन पूछेगा, हमसे कौन पूछने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ चल रही हैं। और इसके पीछे ये स्थिति, आखिर इस देश में एक इतना बड़ा बंटवारा 47 आज़ादी के 47 में बंटवारे के बाद इस तरह का ये तो स्थिति अभी देश में बना दिया गया, बन रहा है, बने किसी के बस का लगता है कि कुछ नहीं है। जिसको जो मन में आएगा वो करेगा, जिसको जो करना है वो करे। तो ये स्थितियाँ बनी क्यों, आप इसकी कल्पना कीजिए। आज़ादी के बाद से नेहरू गांधी परिवार एक बहुत बड़ी
ये के साथ आगे बढ़ा कि हमको इस देश पर पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करना है, और उसके तहत ही ये सारा चीज़ रचा, उसके तहत ही ये सब चीज़ें आगे बढ़ी और बढ़ाई गई। एक प्रकार से आप सोच करके देखिए कि जब इस परिवार को लगा कि हम अमेठी हार जाएंगे, तो बीच में कहीं भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के किसी और शहर हो, या दिल्ली हो, या मध्य प्रदेश हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, कहीं भी, या फिर बीच में कर्नाटक हो, आंध्रा हो, एक ही बार सीधे ही वायनाड जाता है, क्योंकि वायनाड देश के एक प्लान के तहत बनाया गया। देश के बहुत सारे हिस्सों में वायनाड का निर्माण किया गया कि वायनाड की ज़रूरत पड़ेगी, आने वाले समय में हमको वायनाड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वह वायनाड में से अपना चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है। तो खैर, जीत हार तो अलग विषय वस्तु है, लोकतंत्र में कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन इस सब की स्थिति आ जाएगी, ये वायनाडी इसको जाना पड़ेगा। तो ये एक एजेंडा के तहत ही लोग आगे बढ़ा है, और भ्रष्टाचार के ऊपर अभी भी ये भाषण देता है कि इसमें घोटाला हो रहा है, उसमें घोटाला हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पर फेल कर रही है, यहाँ लूट मचा हुआ है, ये डिफेंस से घोटाला हुआ, वो हुआ। तो बात इतनी सी, यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये सब पूरी व्यवस्था को ही भ्रष्टाचार में झोंकने वाला यह परिवार है। और यह भाषण देता है तो ऐसा लगता है कि एक भोजपुरी में कहावत है कि करनी न धरनी और बेटी मुँह बिदुरनी, यानी माँ को वह मदद, तो बेटी माँ को मदद नहीं करती है, हर बात में माँ को टोकते रहती है कि अरे तुम तो कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हो, तुम तो ये कर रही हो। इसका मतलब कि अगर इस देश के लोकतंत्र में, इस देश की जनता द्वारा कोई भी दूसरी सरकार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार के अलावा अगर चुनी जाती है, कोई सरकार बनाता है या बनती है, तो आज तक यही देखा गया है, या अभी भी देख रहे हैं कि यह सब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम सत्ता से बेदखल किए जा चुके हैं, और हमारे बगैर किसी की सत्ता स्वीकार यहाँ पर चलने नहीं दी जाएगी। और इसमें ये लोग सफल भी हो रहा है बहुत हद तक। तो इस प्रकार के जो ये लोग का, जैसे जो भी आप देखिए, ये लोग का तमाशा कैसे चलता है। मीडिया संस्थान देख लीजिए, इनके जो मीडिया संस्थान, इसके जो चट्टे बट्टे जो पाल पोस करके इसने अभी तक चारों तरफ अपना रखा था, उसका काम यहाँ पर बहुत काम आ रहा है। कहीं भी देखिए, ये लोग का कोई अब बहुत ज़्यादा कहीं अब जन समर्थन बचा नहीं है, लेकिन ये लोग थोड़े बहुत भीड़ इकट्ठी करके और उसको बहुत बड़ा तमाशा खड़ा बनाता है, मदारी करने लगता है, मदारी का खेल जैसा शुरू कर देता है। और मीडिया वाला इसके जो माने खास करके जो पोसे पाले करके रखे गए हैं, वे लोग तुरंत चिल्लाना शुरू करते हैं, ये देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर धरना बैठ गई हैं, ये देखिए राहुल गांधी यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं, ये देखिए ये लोग माने ये देखिए ऐसा करने लगते हैं जैसे ये लोग माने एक हवा खड़ा करते हैं, हवा बनाने की कोशिश करते हैं कि अरे यहाँ तो लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी खतरे में है, या इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे डेमोक्रेसी भारत में है ही नहीं। डेमोक्रेसी, जबकि लोकतंत्र के ऊपर ये सब कुंडली मार के आज 70 साल से बैठा हुआ है। डेमोक्रेसी तो कांग्रेस पार्टी को ये सब चबा गया। कांग्रेस को एक प्रकार से अपने जेब का पार्टी बना करके रख दिया, एक खानदान की पार्टी बना करके रख दिया, एक परिवार की पार्टी बना कर रख दिया, और आज तक ये सब उसके माध्यम से सत्ता में या फिर उसका पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। और इसी वंशवाद को समाप्त करने की बारी है। और जैसे ही ये वंशवाद खत्म होता है, चूँकि इसके द्वारा, इसके देख रेख में ही, इसको देखकर ही भारत में दूसरा वंशवादी पार्टी हर राज्य में, हर क्षेत्रीय दल के रूप में पैदा हुआ, और अभी तक उसे भी वैसी राह पर चल रहा है, वे लोग भी इसी राह पर हैं। लेकिन जैसे ही यह परिवार का राजनीतिक अंत होता है, गांधी नेहरू परिवार का राजनीतिक अंत होता है, तो ये सारे बेमौत अपने बेमौत मर जाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो ये सब डेमोक्रेसी को तो एक प्रकार से अपहरण कर लिया है,
डेमोक्रेसी का इसको खुद अपहरण करके बैठा हुआ है और कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। डेमोक्रेसी तो इसके यहाँ खुद नहीं है। जो भी नेता इस सब को यहाँ, जो भी इसका नाक, इसके चौखट पर नाक रगड़ा, जो भी इसके पैरों की धूल को माथे से लगाया, वही लोग इसके पार्टी में, किसी भी वंशवादियों की पार्टी में नेता वही होता है। अपने उसकी कोई अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि तो होती नहीं है, इसके बावजूद वो नेता बनता है। और हालांकि हाँ ठीक है, उसमें मेरिट डिमेरिट होगा, अपना पढ़ा लिखा सब कुछ होगा, लेकिन चौखट पर नाक रगड़ना तो पड़ेगा, तभी आप नेता बनिएगा, तभी आप मंत्री बनिएगा, तभी आप MP या MLA बनिएगा। ये स्थिति सब पर पैदा करके रखा है। और तभी कहता है कि माने हम डेमोक्रेसी को, हम लोग डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। इनके साथ वे सभी लगे हुए हैं, सब लगा हुआ है। कम्युनिस्ट जोंक की तरह चिपका रहता है। कम्युनिस्ट लोग को तो अब अपना अंतिम सांस खींचिए रहा है, लेकिन ये सब जोंक की तरह इसके साथ चिपका हुआ है। और ये लोग अभी देखिए, जैसे आप देखिए, अब किसान आंदोलन तो समाप्त हो जाना चाहिए था। किसानों का जो जिस मांग को लेकर शुरू हुआ था, वह मांग तो अब रहा नहीं, अब तो इसको समाप्त होना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो ये है ही, एजेंडा ही नहीं है। यहाँ तो सीधे है कि बस एक चुनी हुई सरकार, एक बहुमत की सरकार, एक जिसे लगातार 2 बार से बहुमत मिल रही है, जो निश्चित रूप से विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। ये सबको दिखाई दे रहा है। और ये बेचैनी, इनकी बेचैनी भी इसी कारण से है कि कोई सरकार पहली बार अगर इतना बड़ा स्तर पर विकास देश के सामने आएगा, तब तो हम लोग अस्थायी रूप से विकलांग हो जाएंगे, अस्थायी रूप से राजनीति से बाहर हो जाएंगे। और ये बेचैनी इनके सर चढ़ के बोल रही है। इनका उस बेचैनी में ये अपनी किसी भी प्रकार की गरिमा, मर्यादा और इनकी उग्रता देखिए, ये किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। स्थिति, शर्मनाक स्थिति ये है कि आप चारों तरफ जो आप मार काट जो इस प्रकार से इस देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या व्यवस्था फैलाने की, या विकास को बाधित करने की, तो ये एक बहुत बड़ा साजिश। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे ये लोग अपने केवल यही लोग हैं। इन लोग का पूरा गैंग इसमें सक्रिय है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले प्राध्यापक हैं, बड़े बड़े संस्थान में बैठे हुए प्रशासनिक पद पर लोग हैं, या आप कह सकते हैं आप यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी इसके लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। अभी भी इसका पकड़ हर जगह है। तो ये भी एक बात है कि आखिर हाँ, एक बात इसके साथ तो सरकार भी घेरे में है कि अगर आपके पास बहुमत है, जनता आपको बहुमत दी है, आपको साफ़ सुथरी व्यवस्था को करने के लिए, आपने मांग किया था कि हम इस सिस्टम को साफ़ करेंगे, तो साफ़ करने के लिए आपको बहुमत दिया गया। आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से, आप उसका इस्तेमाल कुछ कड़ाई के साथ भी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस देश में इमरजेंसी की ज़रूरत थी ही नहीं, किसी प्रकार की कहीं कोई उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी। लेकिन इस परिवार का दुस्साहस देखिए, किसी परिवार की एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, सिर्फ अपने ईगो को जो पहुंचा हुआ, जो ठेस पहुंचा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और उसको तार माने कर दिया गया कि इमरजेंसी की घोषणा होती है। और इमरजेंसी के बाद एक सोचिए, इस देश का सबसे बड़ा नेता उस समय का जयप्रकाश नारायण को इमरजेंसी में यातनाएं जो दी गई जेल में रख करके, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसको कभी गलती से भी, हालांकि ये मौका अब इस देश की जनता नहीं लगता है कि इन सारे लोगों को कभी इस देश में अब मौका इसी डेमोक्रेसी में मिलेगी, लेकिन अगर गलती से मिल भी जाती है तो ये सब तनिक भी देर नहीं करेगा नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ जोगी या फिर अमित शाह को जेल भेजने में। 1 सेकंड भी देर नहीं करेगा। अगर इमरजेंसी भी लगाना पड़ेगा या वैसे हालात पैदा करके कुछ भी करने के, ये लोग बिना पूछे सोचे समझे तुरंत जेल में डालेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग को तुरंत जेल भेजिए। जेल भेजना तो है, जेल जाना, जेल लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस एक आपको जो बहुमत जनता ने दिया, उसको उसमें ये भी जनता आपको अधिकार जब बहुमत देती है
तो चाहती है कि हमको एक साफ़ सुथरी, और जो दोषी है, जो हमारे पैसे के को लूट किया, जो बहुत बड़ा बड़ा घोटाला किया, जो खरबों रुपया लूट करके इस सब पैसे के पीछे पागल लोग हैं, तो इन सब को आखिर वहाँ पहुँचना था, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं लोग। तो ये भी है कि सिर्फ इस एक परिवार के लिए इमरजेंसी इस देश में आपको माने लगा करके और सबको जेल भेजना चाहिए था। ये स्थिति है। ये परिवार इतना खतरनाक होता जा रहा है इस देश के लिए, और ये बिना माने मतलब का, बिना किसी ये के, इसका जब चारों तरफ का जो गैंग है, जो चारों तरफ फैला हुआ, जो इसके द्वारा माने इस डेमोक्रेसी को नाम पर जो इसने तांडव मचाया पूरे देश में एक प्रकार से। आज तक चुनाव के माध्यम से ही तो शासन, जब चुनाव फेयर होने लगे 1990 के बाद से, तब तो उससे लगातार लगभग हमेशा सत्ता से बाहर रहा। 2004 में सत्ता में आया तो इसको तो उस समय भी 150 से ज़्यादा सीट नहीं मिला था। इसको तो बहुमत 2 बार सत्ता में रहा लगातार यूपीए के नाम पर, लेकिन इसको तो बहुमत मिला नहीं था। तो ये तो लगातार सत्ता में बाहर है। किसी तरह से जोड़ तोड़ करके जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने इसके लघुए भगुए थे, सबको इकट्ठा किया और सरकार बना करके चलाया। लेकिन इसके बाद आप देखिए, जब से डेमोक्रेसी 90 के पहले क्या था, 1990 के पहले तो चुनाव में जो भी ये था उसका हर गांव में उसके आदमी होते थे, हर तो पंचायत में, हर तहसील में, हर जिला में, हर जगह, क्योंकि इसी के पकड़ था। इस तरह का सिस्टम इसने डेवलप कर लिया था और बैलेट पेपर से चुनाव होता था। तो सभी लोग तो वोट देने, आज सभी लोग तो वोट आज की तरह करते नहीं थे। आज तो कोई किसी का वोट रोक नहीं सकता है, सब कोई अपना वोट का इस्तेमाल करता है। लेकिन उस समय 10%, 20%, 30% लोग भी वोट अपना 30% मैक्सिमम लोग वोट डालते थे। 70% लोग का वोट कोई दूसरा ही, या 30%, 40% जो वोट नहीं डालते थे उनका कोई दूसरा वोट में पुल कर देता था, और वे लोग आसानी से इसको स्वीकार करते थे, क्योंकि वे खेत खलिहान में काम कर रहे होते थे। मैंने देखा था 90 के पहले अपने खलिहान में दौनी हो रही थी, वहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे थे, उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि खेती ऐसा पेशा होता है। तो उसमें मैंने पूछा कि भाई हम लोग तो वोट दे आए, आप अपना वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि ना कि हमनी के तो वोट कैसे जाइए डाले, कि या तो हमनी के कमाई खाए के बाद हमनी के तो का डाले से होगी, का मिली हमनी के। तो इसी तरह से इन लोगों का वोटिंग यही पैटर्न था, यही इसी तरह से इन लोग सत्ता में आता था। और जब से वोट सुधार हुआ, इलेक्शन कमीशन में सुधार हुआ और इलेक्शन मतदान फेयर और काफ़ी साफ़ सुथरे ढंग से होने लगे, और उस पर सबका शिक्षा, अपने अधिकार मतदान का, लोगों को अपने मतदान का अधिकार और उसका ताकत का पता चला, तो सभी लोग आज उसमें ये लोग, बहुत सारे लोग सत्ता में वशित लोग शक्तियाँ आई जिनको भागीदारी नहीं थी, और उसके बाद ये लोग सत्ता से बाहर होते चले गए। और आज देखिए कि ये लोग सत्ता के लिए इतना उग्र है कि अब ये किसी भी सीमा तक जा रहा है। यहाँ तक कि देश विदेश की भी इसके जितने भी एजेंसियाँ हैं जिसके लिए ये सब फंडिंग करता रहा है आज तक किया, वे सभी इसके फेवर में सक्रिय हैं कि भारत को कैसे भी रोका जाए। खास करके एक ही एजेंडा है कि भारत को रोको, नहीं तो भारत अगर डेवलप हो जाएगा, भारत के सारे लोग विकसित हो जाएंगे, भारत का एक ताकतवर देश के रूप में काफ़ी उभार हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। हम लोग तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर कभी हम लोग इसे ये में तो सत्ता में वापसी तो मुश्किल होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये स्थितियां हैं, और वंशवाद को समाप्त करना अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस चुनाव में इस देश के लिए होना चाहिए। और वंशवादी लोग, अगर नेहरू गांधी परिवार का सत्ता से अंत होता है तो सारे वंशवादी अपने आप बेमौत मर जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग से लोकतांत्रिक एक सफल और ईमानदार व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। और डेमोक्रेसी तो खैर भारत के खून में है, भारत के ब्लड में है। शुरू से ही हम लोग लोकतांत्रिक विचारधारा और लोकतंत्र में विश्वास किए हैं।
बाकी अगले एपिसोड में फिर से चर्चा हम लोग करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।